नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और दोस्तों, आप सभी के लिए जो 8 तारीख का एग्ज़ाम हुआ था वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, उसका रिव्यू लेके आए हैं। उसके अंदर जो बच्चों ने हमें क्वेश्चन भेजे थे वो क्वेश्चन अपने लेके आए हैं। तो आपका भी अगर एग्ज़ाम हुआ था या फिर आपका आगे एग्ज़ाम होने वाला है तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है तो आप चेक कीजिए कि आपका एग्ज़ाम के अंदर कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और अगर एग्ज़ाम आगे होने वाला है तो आपने देखा है कि पीछे जो हमने क्लासेस बनाई थी उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बच्चों के रिपीट हो रहे हैं, तो आपके भी पेपर में रिपीट हो सकते हैं। तो उसके लिए क्लासेस को वो पूरा का पूरा कंप्लीट देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, किसी भी तरह की आपको अपडेट जो है वो मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो क्या रखा गया है। तो दोस्तों, आपसे पहले क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि कौन सा घर्षण का नियम है, यानी कि घर्षण का नियम कौन सा ये पूछा गया है, जिसके अंदर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। घर्षण बल क्षेत्र ओर से संपर्क सतहों के आकार पर स्वतंत्र है। घर्षण बल विपरीत रूप से सामान्य प्रतिक्रिया के लिए अनुपातिक है। गति की एक ही दिशा में घर्षण बल में कार्य करता है। घर्षण बल से सतह संपर्क की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन इसका किया है वो इनका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही रहा होगा, जिसके अंदर पूछा गया था घर्षण बल क्षेत्र ओर से संपर्क से सतहों के आकार पर स्वतंत्र होता है। इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है घर्षण का गुणांक कैसे ज्ञात किया जाता है, या फिर घर्षण का गुणांक जो है किस में व्यक्त किया जाता है, ये पूछा है। तो यह बल और क्षेत्र के अनुपात के रूप में व्यक्त होता है। यह घर्षण बल और सामान्य प्रतिक्रिया के बीच का अनुपात है। यह सामान्य प्रतिक्रिया और वस्तु की मात्रा के बीच का अनुपात है। यह वजन और सामान्य प्रतिक्रिया के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो जो आपका घर्षण का गुणांक होता है, घर्षण गुणांक होता है, वो दोस्तों घर्षण बल और सामान्य प्रतिक्रिया के बीच का अनुपात होता है, यानी कि बी आंसर जो है इसका राइट रहेगा दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि कौन सा संवहन प्रणाली एक अंगूठी तेल के साथ प्रदान की जाती है के लिए भागों के आसपास लगातार लब्ध तेल छप। तो इसके अंदर जो आपको ऑप्शन दिए गए थे, गुरुत्वाकर्षण फीड प्रणाली है, दबाव फीड प्रणाली है, स्पेसलेस फीड प्रणाली है, या सेना फीड प्रणाली है। तो यहाँ पर आपका इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो रहेगा स्पेसलेस फीड प्रणाली जो है इसका राइट आंसर रहेगा। अब देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि संवहन को बनाए रखने के लिए, संवहन को बनाए रखने के द्वारा एक मशीन की दक्षता का कारण बनता है। संवहन को बनाए रखने के द्वारा एक मशीन की दक्षता का कारण बनता है, बढ़ती है, कम हो जाती है, एक ही रहती है, प्रभावित नहीं करता है। तो देखिए दोस्तों, संवहन को बनाए रखने के लिए मशीन के द्वारा अगर लुब्रिकेशन उसमें होगा तो उसकी जो दक्षता होगी उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो दक्षता दोस्तों बढ़ जाती है। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, ए जो है जिन बच्चों ने किया था कि दक्षता बढ़ जाती है वो आपका सही रहेगा। अब देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है जो वस्तु के गुरुत्व के केंद्र को प्रभावित करता है, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जो प्रभावित करता है वो कौन सी चीज़ है। वजन है, द्रव्यमान है, घनत्व है, या आकार है। तो दोस्तों, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जो प्रभावित करता है वो आपका द्रव्यमान यानी कि मास होता है दोस्तों। तो जिन बच्चों ने यहाँ पर मास किया था वो इनका राइट आंसर रहेगा। अब देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि संतुलन का उदाहरण किस अवस्था में शंकु अपनी नोक पर विश्राम करता है, यानी कि संतुलन का उदाहरण किस अवस्था में शंकु अपने पर विश्राम करता है। तो स्थिर अवस्था में, तटस्थ अवस्था में, अस्थिर अवस्था में, या क्षैतिज अवस्था में। तो अगर शंकु जो है वो आपका नोक पे विश्राम कर रहा है तो अस्थिर अवस्था होगी दोस्तों, यानी कि यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अनस्टेबल। और अगर ये आपका जो है बेस के ऊपर, यानी कि उसका जो नीचे का जो पार्ट होता है उसके ऊपर अगर विश्राम कर रहा होता तो उसकी जो राइट आंसर हो जाता
वो आपका स्टेपेबल यानी कि स्थिर हो जाता है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ज्यामितीय आकृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र इनके आधार से स्थित है। इसकी ऊंचाई 1/3 है। वर्ग, विषम कोण, त्रिभुज, शंकु। तो यानी कि आपसे पूछा गया है कि कौन सा ज्यामितीय आकृति गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसके आधार की स्थित है। इसकी ऊंचाई 1/3 है। तो आपका जो त्रिभुज होता है दोस्तों वो इसका राइट आंसर रहता है। तो जिन बच्चों ने त्रिभुज किया था उनका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया कि विकृति की इकाई क्या है। विकृति की इकाई क्या है? किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, मीटर है, या इकाई नहीं होती है। तो दोस्तों जो आपकी विकृति होती है उसकी कोई भी इकाई जो है वो नहीं होती है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो डी रहेगा। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि शियरिंग प्रतिबल और शियरिंग विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं। शियरिंग प्रतिबल और शियरिंग विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता मापांक कहते हैं, दृढ़ता मापांक कहते हैं, बल्क मापांक कहते हैं, प्रभाव बिंदु कहते हैं। तो दोस्तों दृढ़ता मापांक जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। दृढ़ता मापांक अपन इसको कहते हैं दोस्तों। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि ऊष्मा उपचार के विभिन्न चरण क्या है। ऊष्मा उपचार के विभिन्न चरण क्या है? तो हीटिंग, कूलिंग और क्वेचिंग है, क्वेचिंग, कूलिंग और हीटिंग है, हीटिंग, सोकिंग और क्वेचिंग है, या फिर सोकिंग, क्वेचिंग और कूलिंग है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा हीटिंग, सोकिंग और क्वेचिंग। यानी कि जिन बच्चों ने यहाँ पर सी आंसर किया था उनका ये क्वेश्चन जो बिल्कुल सही रहा होगा दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया था कौन सी सतह हार्डनिंग प्रक्रिया की तरह है। यानी कि कौन सी सतह हार्डनिंग प्रक्रिया की तरह है। सीमेटाइट है, फेराइट है, नाइट्राइडिंग है, टेम्परिंग है। तो दोस्तों नाइट्राइडिंग जो है वो आपकी हार्डनिंग प्रक्रिया की तरह ही होती है दोस्तों। तो अगर आपके भी एग्ज़ाम में दोस्तों जो क्वेश्चन आते हैं वो आप अगर हमें भेजना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो प्लेटफॉर्म है उन सभी के ऊपर आप हमें भेज सकते हैं। तो आप अगर हमें वो क्वेश्चन भेजेंगे तो उनकी क्लासेस भी हम लेके आ जाएंगे, जिससे आपको फ़ायदा होगा और आपके साथ साथ जो आप ही के बाकी साथी मित्र हैं उनको भी फ़ायदा होगा दोस्तों। तो देखिए इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन अंदर आपसे पूछा गया है कि बटा क्या है। बटा क्या है किसको बोलते हैं? विक्रय मूल्य लागत मूल्य से कम है, या फिर विक्रय मूल्य लागत मूल्य से अधिक है, किसी उत्पाद के विक्रय मूल्य में दी जाने वाली छूट है, या विक्रय मूल्य प्लस बटा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बटा क्या है? तो किसी उत्पाद के विक्रय मूल्य में दी जाने वाली जो छूट होती है उसको अपने क्या बोलते हैं? बटा बोलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा वो सी रहेगा। जिन बच्चों ने सी किया था उनका क्वेश्चन बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का संक्षिप्त रूप क्या है। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसका संक्षिप्त रूप क्या है, किस तरीके से अपने दिखाते हैं। तो अपने जो आपको ए ऑप्शन में दे रखा है इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अपने लिखते हैं दोस्तों। यानी कि PR लॉस नहीं लिखते हैं, ये PRO नहीं लिखते हैं, LOS नहीं लिखते हैं। यानी कि अपने प्रॉफिट एंड लॉस को ये ऊपर जो दिया गया ऑप्शन है इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि मिश्र धन क्या होगा यदि मूलधन 25,000 है तथा मिलने वाला ब्याज 6,000 रुपये है। कि आपका मूलधन जो है वो आपका कितना है दोस्तों? यहाँ पर जो है मिश्र धन क्या होगा यदि अगर मूलधन जो है वो 25,000 रुपये और मिलने वाला जो ब्याज है वो आपका 6,000 रुपये दोस्तों। तो मिश्र धन पूछा है कि मिश्र धन क्या होगा। तो 25,000 में से अगर मैं दोस्तों 25,000 में से अगर मैं जो मेरा ब्याज है वो अगर माइनस कर दूं तो उसके बाद में जो मेरा आएगा वो मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों? मेरा मिश्र धन आ जाएगा। कि मेरा मिश्र धन क्या था। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको दे रखा है इसका? तो ये दे रखा है क्या? तो इसके अंदर जो राइट आंसर रहेगा वो इसका बी रहेगा दोस्तों।
अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि ब्याज क्या होगा यदि 12,500 की धनराशि पर 17,500 बन जाती है। यानी कि 12,500 की जो राशि थी ना वो 17,500 बन गई। कितनी बन गई? 17,500 बन गई। और पहले कितनी थी? तो 12,500 थी। तो इसका मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लाभ कमाया या फिर कितना ब्याज प्राप्त किया था? तो अपने 5,000 रुपये का ब्याज आया तभी तो 17,500 रुपये बनी है। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों? सी रहेगा। सी ऑप्शन में दे रखा है ना। तो जिन बच्चों ने सी किया है उनका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। अब पूछा है कि 25,000 का 12% चक्रवर्ती ब्याज की दर से वार्षिक दर से 3 सालों का ब्याज कितना होगा। आपसे ये पूछा है कि 25,000 का 12% की दर से जो है चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा 3 सालों का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है आपकी मूल राशि कितनी है? तो मूल राशि आपको दे रखी है कितनी दोस्तों? 25,000 रुपये। मूल राशि 25,000 रुपये। अगर गुणा में आप जो है कितने परसेंट की वार्षिक ब्याज लग रहा है? 12/100 इंटू 12/100 इंटू 12/100 करेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपके जो टोटल राशि थी वो टोटल राशि आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो टोटल राशि जो आएगी दोस्तों इसके बाद में कैलकुलेट करने के बाद में वो आएगी 10,123 रुपये, ये आपकी आएगी दोस्तों। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि विस्तृत अनुमान तैयार करते समय किस मुख्य कारक का ध्यान रखना पड़ता है। विस्तृत अनुमान तैयार करते समय किस जो है मुख्य कारक का ध्यान रखना पड़ता है। तो सामग्री का आकार, सामग्री का ब्रांड, सामग्री की मात्रा, उपलब्धता एवं परिवहन या फिर सामग्री का स्थान। तो दोस्तों जब भी अपने कोई भी चीज़ है उसके बारे में सोचते हैं, कोई भी चीज़ बनाने के बारे में, तो सामग्री जो है उसकी कितनी आपको ज़रूरत है ये और कहाँ पर वो मिलेगी और कैसे आपको लेके आना है, तो इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते हैं ना। तो इसका मतलब सामग्री की मात्रा, उपलब्धता और परिवहन इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि पुस्तिका का नाम क्या है। पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है। पुस्तिका का नाम क्या है? तो मूल्य बैंक है, मूल्य गुच्छा है, मूल्य सूचकांक है या मूल्य सूची है। तो उसको जो है दोस्तों मूल्य सूची अपने बोलते हैं। अगर पुस्तिका के अंदर विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है तो उसको दोस्तों। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कुल लागत क्या है। केवल कच्चा माल का लागत, केवल मशीनी लागत, कच्चे माल की लागत और मशीनी लागत या फिर केवल विज्ञापन की लागत। तो टोटल जो आपकी कॉस्ट है वो पूछी गई है ना। तो टोटल कॉस्ट जो है वो क्या होगी दोस्तों? कच्चे माल पे आपकी कितना रुपए लग रहा है और मशीनों पे कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, टोटल कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा ना कि कुल लागत कितनी है। तो यही चीज़ पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है इनमें से कौन मशीनिंग अनुमान सीट में शामिल है। इनमें से कौन मशीनिंग अनुमान सीट में शामिल है? परिवहन लागत, विज्ञापन लागत, कच्चा माल लागत या कर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कच्चा माल लागत जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि आंकलन में उपयोग किए गए एल्यूमिनियम के तार का न्यूनतम स्वीकार्य आकार क्या है। आंकलन के उपयोग के लिए एल्यूमिनियम के तार का न्यूनतम स्वीकार्य आकार क्या है। तो आपसे पूछा गया था जिसके अंदर इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों 1.5 स्क्वायर mm जो होता है वो आपका इस तार का न्यूनतम साइज होता है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि जो 3.5 कोर केबल होती है उसके अंदर यूजी कंडक्टर का न्यूनतम स्क्वायर एरिया कितना होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा 50 स्क्वायर mm जो है वो इसका न्यूनतम एरिया है। कम से कम जो है 50 स्क्वायर mm की जो है 3.5 कोर की केबल होती है अंडरग्राउंड। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि रबड़ का अपेक्षित विद्युतशीलता क्या है। रबड़ की अपेक्षित विद्युतशीलता क्या है? 2 से 3 के बीच में है, 5 से 6 के बीच में है, 8 से 10 के बीच में या 12 से 14 के बीच में।
तो दोस्तों 2 से 3 के बीच में जो है रबर की अपेक्षित विद्युतशीलता का मान होता है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि उस लोहे की गेंद का वजन कितना होगा। उस लोहे की गेंद का वजन कितना होगा जिसका आयतन 250 है और यहाँ पर घनत्व जो है 7 ग्राम जो है 5 ग्राम है। तो इसके अंदर पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा 1875 जो है वो आपका ग्राम जो है इसका वजन रहेगा दोस्तों। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रीशियन और एक सहायक द्वारा 2 दिनों में पूरा किए गए एक विशेष तारों के काम के लिए कुल श्रम शुल्क क्या है। इलेक्ट्रीशियन 800 रुपये लेता है प्रतिदिन और सहायक जो है 400 रुपये लेता है प्रतिदिन। तो 2 दिनों में काम हुआ ना, तो इलेक्ट्रीशियन ने तो आपके कुल मिला के कितने रुपये ले लिए, 1600 रुपये ले लिए और सहायक ने कितने ले लिए दोस्तों, 800 रुपये ले लिए। तो जब अपने कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास जो है कितने रुपये लग गए अपने, तो लगभग 2400 रुपये लग गए ना। तो 2400 रुपये जो है किस ऑप्शन में आपको दे रखे हैं, तो ऑप्शन बी में दे रखे हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन राइट रहेगा दोस्तों। तो आज के जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो इसी के साथ में ख़त्म हो गए दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं और वीडियो आपके लिए बेहतर रही है। तो अगर आपके लिए वीडियो बेहतर रही है और इम्पोर्टेंट रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और नीचे कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए दोस्तों। बाकी अगर अपने दोस्तों के साथ में शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके साथ में उनको भी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ना आए, उनके एग्ज़ाम में कोई 1 या 2 क्वेश्चन आ जाए। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की जो और अपडेट है वो हम इस चैनल के ऊपर लेकर आते रहते हैं। और इसी के लिए साथ में आपके जो व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, इस व्हाट्सअप नंबर पे या फिर जो है ये जो नीचे प्लेटफॉर्म दे रखे हैं इनके ऊपर आप हमें जो आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं वो आप भी हमें भेज सकते हैं। तो ज़रूर भेजिए ताकि आपके साथ में जो आपके दूसरे साथी मित्र हैं उनको फ़ायदा हो सके दोस्तों। मिलेंगे आप सभी से इसी तरह की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।